तो चलिए सबसे पहले ये जानते हैं कि चंबा का नाम चंबा क्यों पड़ा। तो मान लीजिए ये हमारा हिमाचल प्रदेश के नॉर्थ साइड पे आपको एक बहुत ही खूबसूरत जिला दिखाई देगा जो कि है चंबा। और इसके नाम के पीछे हमको दो स्टोरीज देखने के लिए मिलती है। पहली स्टोरी के अकॉर्डिंग इस क्षेत्र में चंपा ट्रीज बहुत ज्यादा हुआ करती थी, मतलब कि चंपा के पेड़ यहाँ पे बहुत ज्यादा हुआ करते थे। तो चंपा वृक्षों की बहुलता के कारण इस क्षेत्र का नाम पड़ गया चंबा। ठीक है जी, ये फर्स्ट स्टोरी है। सेकेंड स्टोरी के अकॉर्डिंग चंबा में अभी हम एक बहुत ही फेमस राजा पढ़ेंगे जिनका नाम है साहिल वर्मन। और साहिल वर्मन की एक बेटी थी, उनका नाम था चंपावती। तो साहिल वर्मन ने अपनी बेटी चंपावती के नाम पर ही चंबा शहर की स्थापना की थी। चंबा शहर की स्थापना की थी 920 एडी के आसपास। ठीक है जी, क्यों स्थापना की थी, क्या रीजन था, कहाँ पे स्थापना की थी, ये सारी स्टोरी हम लोग जो है वो साहिल वर्मन के टाइम पे ही पढ़ेंगे। बट फिलहाल हमने ये देख लिया कि साहिल वर्मन ने चंबा शहर की स्थापना की थी अपनी बेटी चंपावती के नाम पे। तो ये दो स्टोरीज आप याद रखिएगा कि चंबा का नाम आखिर चंबा क्यों पड़ा। नमस्कार, मेरा नाम है नितिका ठाकुर और आप सभी का स्वागत है द सुपरनोवा क्लासेस में। जैसा कि आप सभी जान चुके हैं कि हम लोग चंबा डिस्ट्रिक्ट पढ़ रहे हैं। चंबा हमारे लिए प्री एंड मेंस दोनों ही पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ के राजास की बहुत अच्छी जानकारी हमको देखने के लिए मिलती है, काफी डिटेल में उनके बारे में बताया गया है। मेंस के रिस्पेक्ट में यहाँ का आर्ट एंड कल्चर, मैरिजेस, राजास के जो वर्क हैं, वो सारी ही चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है। बहुत ध्यान से, बहुत प्यार से हम लोग चंबा को पढ़ेंगे और कोशिश करेंगे कि आपको साथ में ही जो है ये पूरा का पूरा चंबा याद हो जाए। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है, आपको पसंद आती है, तो आप वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा एंड कमेंट आप जरूर कीजिएगा और चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिए। ठीक है जी, तो हम लोगों ने नॉमेनक्लेचर देख लिया है। नॉमेनक्लेचर से हम लोग आगे बढ़ते हैं और अब हम लोग देखेंगे सोर्सेज। सोर्स का मतलब ये है कि चंबा की जानकारी हमको कहाँ कहाँ से मिलती है, चंबा के बारे में कहाँ कहाँ पे बताया गया है। तो इसका सबसे अच्छा जो सोर्स है वो है राजतरंगिनी। राजतरंगिनी क्या है? तो राजतरंगिनी हमको कश्मीर के राजास की हिस्ट्री मिलेगी। आप देखिए चंबा यहाँ पे है। चंबा का अगर हम लोग नॉर्थ देखें तो यहाँ पे कश्मीर रियासत हुआ करती थी। ठीक है जी, कश्मीर। तो कश्मीर ने कभी ना कभी चंबा पे अटैक किया होगा, चंबा ने कभी ना कभी कश्मीर पे अटैक किया होगा। तो कश्मीर के राजा ने फिर लिखा होगा ना अपने बारे में, है ना, कि हमने जो है वो चंबा पे अटैक किया, इस टाइम पे अटैक किया, वो वहां के राजा थे। तो इस तरह से हमको चंबा के बारे में बहुत ज्यादा इंफॉर्मेशन कहाँ मिलेगी? राजतरंगिनी में मिलेगी। तो राजतरंगिनी किसने लिखी है आप याद रखिएगा। राजतरंगिनी जो बुक है ये लिखी है कल्हण ने। ठीक है जी, कल्हण ने लिखी है। कब लिखी है? टाइम पीरियड भी इंपॉर्टेंट है, 114950 के आसपास। 114950 के आसपास जो है वो राजतरंगिनी को लिखा है कल्हण ने। इंपॉर्टेंट पॉइंट आएगा आपके पास। राजतरंगिनी से काफी राजास की हम डिस्क्रिप्शन आगे चल के पढ़ेंगे। फर्स्ट सोर्स हो गया। सेकंड है इंस्क्रिप्शंस का मतलब होता है अभिलेख। ठीक है जी, इंस्क्रिप्शंस का मतलब हुआ अभिलेख। इंस्क्रिप्शंस आपको स्टोन इंस्क्रिप्शंस देखने के लिए मिलेंगे, रॉक इंस्क्रिप्शंस देखने के लिए मिलेंगे, कॉपर प्लेट इंस्क्रिप्शंस आपको देखने के लिए मिलेंगे। देखिए पहले के टाइम पे ना सोशल मीडिया तो हुआ नहीं करता था कि है ना, एक राजा ने अटैक किया, वो जीत गया और फिर वो आके जो वो स्टेटस डाल रहा है #victory, ठीक है जी, या #won the battle या कुछ भी इस तरह से। तो वो अपने बारे में उसको बताना होता था कि मैं तो इतना फेमस राजा हूँ, मैं इतना बड़ा राजा हूँ, मैंने ये काम किए। तो वो कैसे बताएगा सब लोगों को? तो क्या होता था पहले के टाइम पे, मान लीजिए कॉपर है ना, तांबा है, तो जो तांबा है, तांबे के ऊपर वो सारी चीजों को गुदवाया जाता था कि ये राजा है जी, इनके पिताजी का नाम ये है, इनके दादाजी का नाम ये है, इन्होंने इन राजास पे अटैक किए हैं और इनके टाइम पे इन्होंने ये उपलब्धियां पाई हैं, जो भी। तो हमको जो है इन इंस्क्रिप्शन से पता चलता है कि अच्छा ऐसा हुआ था उस टाइम पे, है ना। तो अब वो जो भी लिखा गया है वो चाहे कॉपर पे लिखा गया हो, चाहे बड़े बड़े जो पत्थर हैं उनके ऊपर लिखा गया है, ठीक है।
तो वो हमको इंस्क्रिप्शंस देखने के लिए मिलेंगे। चंबा में आपको बहुत सारे इंस्क्रिप्शंस देखने के लिए मिलेंगी और इंस्क्रिप्शन से क्वेश्चन जरूर आता है कि मान लीजिए सेचुतवान नाला है, वहां पे किस राजा के समय की इंस्क्रिप्शन है, या फिर साहिल वर्मन की जानकारी आपको किस राजा के टाइम के इंस्क्रिप्शन में मिलेगी। कुछ कुछ इस तरह से आपको यहाँ से क्वेश्चन आएगा। इसमें एक पॉइंट और इम्पोर्टेंट है, वो ये है कि चंबा में हमको मैक्सिमम रॉक इंस्क्रिप्शंस देखने के लिए मिलेंगी। ठीक है जी, मतलब यहाँ पे स्टोन इंस्क्रिप्शन एंड कॉपर प्लेट इंस्क्रिप्शंस भी हैं, बट मैक्सिमम आपको जो है वो रॉक इंस्क्रिप्शंस देखने के लिए मिलेंगी। और जब गुप्ता पीरियड था भारत में, उस टाइम पे चंबा में इंस्क्रिप्शंस के ऊपर जो है वो बहुत ज्यादा काम हुआ है। और एक क्वेश्चन आप यहाँ से याद रख सकते हैं कि चंबा का लास्ट ताम्रपत्र इंस्क्रिप्शन, ठीक है जी, लास्ट ताम्रपत्र इंस्क्रिप्शन जिसमें राणास की डिस्क्रिप्शन की गई है, जिसमें राणास की डिस्क्रिप्शन की गई है, वो किस राजा के समय से संबंधित है। तो उन राजा का नाम आ जाएगा यहाँ पे अशाटा वर्मन। ठीक है जी, अशाटा वर्मन। अशाटा वर्मन आप याद रखिएगा। आपसे यहाँ से किस तरह से क्वेश्चन पूछा जाएगा कि लास्ट ताम्रपत्र इंस्क्रिप्शन मतलब लास्ट कॉपर प्लेट इंस्क्रिप्शन जिसमें राणास के बारे में जानकारी दी गई है, वो किस राजा से संबंधित है। तो आंसर यहाँ पे आपके पास अशाटा वर्मन होना चाहिए। अशाटा वर्मन कौन है, अभी हम लोग राजास के टाइम पे इनको हम लोग पढ़ लेंगे। ठीक है जी, इंपॉर्टेंट पॉइंट हो गया। इसके अलावा एक और सोर्स बहुत ही अच्छा जो आपको मिलेगा वो है हुएनसांग। हाँ जी, हुएनसांग। हिमाचल प्रदेश में हम लोग हुएनसांग को बहुत पढ़ते हैं। भारत में जब हर्षवर्धन का टाइम पीरियड था तो हर्षवर्धन के टाइम पे हुएनसांग आते हैं, चाइना से आएंगे। आपसे पूछे हुएनसांग कहाँ से आए थे, तो ये एक चाइनीज ट्रेवलर थे। ठीक है जी, चाइनीज ट्रेवलर थे, भारत आ गए। भारत आके सोचा कि हिमाचल भी घूमना चाहिए, तो हिमाचल में हम हुएनसांग को काफी जगह पढ़ेंगे। आप सिरमौर में पढ़ोगे, कुल्लू में पढ़ोगे, फिर जो त्रिगर्त रियासत है वहां पे हम लोग पढ़ेंगे हुएनसांग के बारे में। तो हुएनसांग ने क्या लिखा है, हुएनसांग ने लिखा है कि जो चंबा है वो जलंधर रियासत का पार्ट था। ठीक है जी, चंबा कहाँ का पार्ट था, जलंधर रियासत का। अभी जलंधर कौन सा एरिया है, तो हमारा त्रिगर्त वाला एरिया, मतलब आज के टाइम पे हम लोग कांगड़ा मान के चल सकते हैं, क्योंकि त्रिगर्त रियासत की राजधानी जो है वो हमको पहले जलंधर भी देखने के लिए मिलेगी। तो फिर हुएनसांग ने क्या बोला था कि जो चंबा है वो कभी ना कभी जलंधर रियासत का पार्ट था। ठीक है, जलंधर का पार्ट आपको देखने के लिए मिलेगा। ये चंबा वाले एरिया में बहुत से फॉरेनर्स भी आए हैं, जैसे कि आप इंडिया में पढ़ते हो ना, इंडो ग्रीक्स के बारे में आप पढ़ोगे या फिर कुशान्स के बारे में आप पढ़ेंगे। तो चंबा से हमको इंडो ग्रीक्स की, है ना, आप लिख लीजिए इसको, इंडो ग्रीक्स। तो चंबा में आपको इंडो ग्रीक्स की एंड कुशान्स की इंफॉर्मेशन भी मिलेगी। ठीक है जी, इंडो ग्रीक्स एंड कुशान की इंफॉर्मेशन हमको यहाँ से मिलती है। जैसे आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि हिमाचल प्रदेश में इंडो ग्रीक्स क्वाइन आपको कहाँ मिलते हैं, तो हिमाचल प्रदेश में इंडो ग्रीक क्वाइन हमको लचोड़ी एंड सरोल, लचोड़ी एंड सरोल वाले एरिया में मिलेंगे, जो कि चंबा में है ना। या आपसे पूछें कि चंबा के लचोड़ी और सरोल में हमको किन के क्वाइंस देखने के लिए मिलेंगे, कुशान्स के मिलेंगे या इंडो ग्रीक्स के मिलेंगे या फिर गुप्तास के मिलेंगे, कुछ भी, है ना, आपसे ऑप्शन में पूछ लें तो आपने इंडो ग्रीक याद रखना है। तो ये इस तरह से हमारे पास जो है वो इम्पोर्टेंट सोर्स आपको देखने के लिए मिल जाएगा। और आप एक चीज देखिएगा अभी आगे कि चंबा के राजा जितने भी हम पढ़ेंगे ना, उनके बारे में बहुत अच्छे से इंफॉर्मेशन आपको मिलेगी। मतलब बहुत ज्यादा गैप नहीं है कि पता नहीं अब क्या हुआ होगा क्या नहीं हुआ होगा, काफी अच्छी इंफॉर्मेशन वहां की है हमारे पास। उसका रीजन क्या है, चंबा के ऊपर ना ज्यादा किसी ने अटैक नहीं किए हैं। मतलब जैसे मुगल्स हम पढ़ेंगे हिमाचल प्रदेश में, तो मुगलों की भी ज्यादा इंटरफेरेंस चंबा में थी नहीं। फिर गोरखास आप पढ़ते हो, गोरखास की ज्यादा इंटरफेरेंस चंबा में नहीं है। फिर हम लोग सिख पढ़ेंगे, हम लोग ब्रिटिशर्स पढ़ेंगे, ज्यादा इंटरफेरेंस इन्होंने चंबा में की नहीं है। वरना क्या होता है ना कि बाहर से कोई आएगा, यहाँ पे वो रूल करेगा, यहाँ का जो कल्चर है या जो हेरिटेज है या जो इन्फॉर्मेशन है उस सभी को तोड़ मरोड़ देगा और कुछ अलग ही तरह से वो प्रेजेंट करेगा। तो क्योंकि ज्यादा इंटरफेरेंस इस एरिया में किसी की नहीं हुई है, इसलिए बहुत अच्छे से हमको यहाँ की हिस्ट्री देखने के लिए मिलती है।
ठीक है जी। तो ये हमारा नॉमेनक्लेचर हो गया, ये हमारे सोर्सेज हो गए कि क्यों यहाँ का नाम आपको चंबा देखने के लिए मिलेगा। और सोर्सेज में आप राजतरंगिणी याद रखिएगा। इंस्क्रिप्शंस हम लोग पढ़ने वाले हैं और आपने देख लिया ह्वेनसांग के बारे में, ठीक है। चलिए आगे बढ़े यहां से। अब तो जो ये चंबा वाला एरिया है ना, यहाँ पे अभी तक कोई राजा नहीं है, ठीक है। हम लोग राजा पढ़ना शुरू कर देते हैं हम। ये देखिए, मान लीजिए ये चंबा वाला एरिया है, यहाँ पे अभी कोई भी बड़ा राजा नहीं है। तो उससे पहले क्या था कि ये एरिया छोटे छोटे रीजन में डिवाइड था, ठीक है जी। ये एरिया जो है वो छोटे छोटे रीजन में, छोटे छोटे प्रोविंसेस में डिवाइड था। तो इन छोटे छोटे प्रोविंसेस को क्या कहा जाता था? इन्हें बोलते थे राहुन। राहुन, वेरी इंपॉर्टेंट, राहुन। तो राहुन आप याद रखिएगा कि राहुन क्या है। तो राहुन, चंबा में छोटे छोटे से रीजन हैं, छोटे छोटे से प्रोविंसेस हैं, जिन एरियाज को राहुन कहा जाएगा, या फिर इन एरियाज को जो है अब ठकुराइज बोला जाएगा। अब ठकुराई, ठीक है, अब ठकुराई, अब ठकुराइज और राहुन छोटे छोटे पोर्शन चंबा के। और इन एरियाज के जो रूलर्स थे उन्हें क्या कहा जाता था? इन एरियाज के रूलर्स को बोलते थे ठाकुर, ठीक है जी। इन एरियाज के रूलर को बोलते थे ठाकुर। उसके बाद हमको जो पहले राजा की जानकारी यहाँ पे मिलती है वो है राजा मारू, ठीक है जी। राजा मारू आप लिखिएगा। आपने यहाँ पे वर्मन नहीं लिखना है साथ में, ठीक है। आपने यहाँ पे मेरू नहीं लिखना है। तो मेरू और मारू में हम कंफ्यूज हो जाते हैं, बट आप ये ध्यान दीजिएगा, हम सबसे पहले जो पढ़ने जा रहे हैं राजा मारू पढ़ने जा रहे हैं। टाइम पीरियड है 550 एडी। टाइम पीरियड 550 एडी, वेरी इंपॉर्टेंट। एंड राजा मारू जो है वो चंबा रियासत के फाउंडर हैं। तो आप लिखिएगा मारू वॉज द फाउंडर, ठीक है जी। मारू वॉज द फाउंडर ऑफ चंबा रियासत। तो आपको जितनी भी रियासतें पढ़नी है उन रियासतों के आपको एक तो फाउंडर्स याद होने चाहिए, एंड सेकेंड पॉइंट है कब वो स्थापना हुई है। तो एस्टैब्लिशमेंट ईयर भी आपको पता होना चाहिए, इंपॉर्टेंट है, ठीक है जी। अब राजा मारू कहाँ से आए थे? तो राजा मारू आते हैं अयोध्या से, वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अयोध्या से ये आए थे। एंड लास्ट टाइम आपसे क्वेश्चन पूछा गया है कि राजा मारू कौन थे, मतलब ये एक चंद्रवंशी राजपूत थे या सूर्यवंशी राजपूत थे। तो ये आपको सूर्यवंशी राजपूत देखने के लिए मिलेंगे, ठीक है जी। सूर्यवंशी राजपूत देखने के लिए मिलेंगे। अभी लास्ट टाइम आपसे क्वेश्चन पूछा गया था। अब ये ना एक बहुत छोटा सा पॉइंट है, हम पढ़ते पढ़ते इसको बस ऊपर ऊपर से देख लेते हैं। एग्जाम में यही क्वेश्चन आ गया, सूर्यवंशी थे, चंद्रवंशी थे या कौन थे, और फिर वहां पे हम लोग खज्जल हो जाएंगे फिर कि पढ़ा तो था कुछ और एग्जैक्टली वो याद आएगा नहीं। आपने अंडरलाइन करना है, ठीक है जी। सूर्यवंशी राजपूत थे। तो जितने भी इस तरह से आप देखते हैं ना कि कौन कौन से राजपूत कहाँ से आए हैं, वो आप ध्यान दीजिएगा। एंड सेकेंड चीज यहाँ पे अयोध्या भी इम्पोर्टेंट है कि वो कहाँ से आए थे, क्योंकि हिमाचल प्रदेश में जो राजाज आएंगे और रियासतों की वो स्थापना करेंगे, कुछ अयोध्या से आएंगे, कुछ प्रयागराज से आएंगे, कुछ बंगाल से आएंगे, कुछ डेक्कन वाले एरिया से आएंगे, कुछ ऊपर ये अपना कश्मीर वाले रीजन से आएंगे, ठीक है जी। तो हमको थोड़ा पता होना चाहिए कि किसने कहाँ से आके स्थापना की है। इस तरह से भी आपसे क्वेश्चन पूछते हैं, ठीक है। हिस्ट्री ज्यादा कंफ्यूजिंग नहीं है, बस हमको ये पता होना चाहिए कि हमारा क्वेश्चन कहाँ से बन रहा है। हम ना सब कुछ पढ़ लेते हैं और थोड़ा हम ये देख के चले कि आपको कहाँ से क्वेश्चन उठ के आता है, तो थोड़ा हमारा ज्यादा फोकस वहां चला जाता है। तो आप थोड़ा ध्यान देना, आप अयोध्या भी यहाँ पे याद रखेंगे। एंड राजा मारू ने अपनी जो कैपिटल बनाई थी, वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है जी। ये अपनी राजधानी क्या बनाएंगे, कैपिटल वाला पॉइंट भी इंपॉर्टेंट होता है। तो राजधानी ये बनाएंगे ब्रह्मपुर, ब्रह्मपुर, ठीक है जी। ब्रह्मपुर आप याद रखिएगा। ब्रह्मपुत्र कौन सा, सॉरी ब्रह्मपुत्र नहीं, ब्रह्मपुर है ना। और ब्रह्मपुर कौन सा एरिया है? भरमौर वाला, भरमौर, भरमौर, ठीक है जी। तो जो आपसे पूछे कि भरमौर का पुराना नाम क्या था, तो भरमौर का पुराना नाम था ब्रह्मपुर, ठीक है। वैसे ही हमने पढ़ा है सराहन का पुराना नाम। हाँ जी बताइए आप, सराहन का पुराना नाम हमने क्या पढ़ा है, ठीक है। आप फटाफट से कमेंट करना। तो यहाँ हमने पढ़ लिया है
कैपिटल इन्होंने बना ली है ब्रह्मपुर, और इस तरह से हमारे राजा मारू जो है वो यहाँ पे कंप्लीट होते हैं। 4 पॉइंट्स आपने पढ़े हैं, चारों के चारों ही इंपॉर्टेंट है। 550 में स्थापना हुई है, फाउंडर हैं अयोध्या से आए हैं, सूर्यवंशी राजपूत हैं, एंड कैपिटल आपने भरमौर बनाई है। ठीक है, चले आगे हम लोग। मारू क्लियर। मारू के बाद जो अगले राजा हैं उनका नाम है आदित्य वर्मन। ठीक है जी, उनका नाम क्या आ जाएगा? आदित्य वर्मन आएगा। और आदित्य वर्मन के टाइम पे, आदित्य वर्मन के टाइम पे आप जो पहला पॉइंट लिखेंगे वो यही वाला पॉइंट है। ठीक है जी, पहले राजा जिन्होंने वर्मन सरनेम यूज किया, पहले राजा जिन्होंने वर्मन सरनेम यूज किया था वो कौन थे? वो थे आदित्य वर्मन। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, सिंपल सा सवाल है। मारू के टाइम पे आपने वर्मन नहीं पढ़ा है, इसीलिए नहीं पढ़ा था क्योंकि आदित्य वर्मन जो है वो पहले राजा हैं जो कि वर्मन सरनेम को यूज करेंगे। ठीक है जी, उसके बाद आदित्य वर्मन का अगर हम लोग समय काल देखें तो 620 एडी के आसपास का आपको देखने के लिए मिलेगा। ठीक है जी, 620 के आसपास का आपको ये देखने के लिए मिलेगा। और इस टाइम पे जो दिल्ली के राजा हैं उनका नाम है हर्षवर्धन। हर्षवर्धन, ठीक है जी, दिल्ली में वो रूल कर रहे हैं। तो ऐसा बोलते हैं कि भाई हर्षवर्धन का जो रूल है वो चंबा तक था, मतलब चंबा जो है वो किसके कंट्रोल में था? हर्षवर्धन के कंट्रोल में था। हम ये मान के चलते हैं। एंड नेक्स्ट पॉइंट जो यहाँ पे इंपॉर्टेंट है वो ये है कि जो कुल्लू है, कुल्लू के इतिहास में, कुल्लू की हिस्ट्री में चंबा के किस राजा की जानकारी हमको सबसे पहले देखने के लिए मिलती है? वो है आदित्य वर्मन। ठीक है जी, समझ पा रहे हैं आप ये क्वेश्चन कि कुल्लू की जो हिस्ट्री है, कुल्लू की हिस्ट्री में सबसे पहले चंबा के किस राजा का मेंशन आपको मिलेगा? तो चंबा के सबसे पहले राजा जिनके बारे में कुल्लू के इतिहास में बताया गया है वो आदित्य वर्मन है। इसका नेक्स्ट पॉइंट यहाँ पे ये है कि आदित्य वर्मन की जानकारी हमको भरमौर इंस्क्रिप्शन में भी देखने के लिए मिलेगी। ठीक है जी, आदित्य वर्मन ऑल्सो मेंशन्ड इन भरमौर, भरमौर इंस्क्रिप्शन of his great grandson, of his great grandson मेरुवर्मन। ठीक है जी, अब आएंगे मेरुवर्मन। ग्रेट ग्रैंडसन का मतलब क्या हुआ? परपोता। समझ पा रहे हैं हम? परपोता मतलब कि आदित्य वर्मन जो हैं वो मेरुवर्मन के परदादाजी थे। परदादाजी समझते हैं ना, फादर, दादाजी, उनके पापा, है ना। तो परदादा कौन थे इनके? आदित्य वर्मन थे। तो मेरुवर्मन ने भरमौर इंस्क्रिप्शन लिखा था एंड भरमौर इंस्क्रिप्शन में उन्होंने आदित्य वर्मन के बारे में भी बताया है। यही पॉइंट हम पढ़ते हैं आदित्य वर्मन के टाइम पीरियड पे। आदित्य वर्मन के बाद आएंगे हमारे पास अक्षय कुमार। अक्षय कुमार तो नहीं आएंगे, हमारे पास आएंगे बाला। ठीक है जी, बाला शैतान का साला, तो यही है बाला वर्मन, है ना। बाला वर्मन भी आप लिख सकते हैं। तो जो बाला है इनके बारे में हमको कुछ नहीं पता, ये नाम अच्छा सा लगा इसलिए ये मैंने लिख दिया यहाँ पे। तो बाला वर्मन कौन है? बाला वर्मन मेरुवर्मन के दादाजी हैं। ठीक है जी, बस इतनी हमने याद रखनी है इसमें बात। बाला वर्मन जो है वो ग्रैंडफादर, बाला वर्मन आपको ग्रैंडफादर मिलेंगे किसके? मेरुवर्मन के। ठीक है जी, बस इतने ही है इनकी कहानी। बाला वर्मन के बाद जो अगले राजा हैं इनका नाम है दिवाकर वर्मन। ठीक है जी, दिवाकर वर्मन। आप थोड़ा अच्छे से अरेंज करना है ना, जहां स्पेस मिल रहा है मैं वहां लिख रही हूँ। बाला वर्मन के बाद आप नेक्स्ट राजा लिखिएगा दिवाकर वर्मन। और दिवाकर वर्मन के टाइम पे एक पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, वो ये है कि दिवाकर वर्मन के बारे में जो हमारे पास हिस्ट्री है, जो इंस्क्रिप्शंस हैं, और एक आपके पास छतराड़ी इंस्क्रिप्शन है इंपॉर्टेंट। ठीक है जी, छतराड़ी इंस्क्रिप्शन में दिवाकर वर्मन का नाम देव वर्मन मेंशन किया गया है। देव वर्मन मेंशन किया गया है। तो ये वाला क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। ठीक है जी, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। आपसे ये पूछ सकते हैं कि जो छतराड़ी अभिलेख है, जो छतराड़ी इंस्क्रिप्शन है, उस इंस्क्रिप्शन में देव वर्मन किस राजा को लिखा गया है? आपके पास ऑप्शन आएंगे राजा मारू को,
राजा मेरुवर्मन को या बालावर्मन को या फिर दिवाकर वर्मन को। तो डी से देव आएगा और डी से ही दिवाकर आएगा। ठीक है जी, डी से देव हो जाएगा, डी से दिवाकर है। बस ये एक ही पॉइंट इंपॉर्टेंट है यहाँ पे इनके बारे में भी। एंड दिवाकर वर्मन के बाद फाइनली हम लोग पढ़ने वाले हैं मेरुवर्मन। अब आप मेरुवर्मन लिख सकते हैं। ठीक है, आप हेडिंग दीजिए मेरुवर्मन। एंड मेरुवर्मन काफी बड़े राजा हमको देखने के लिए मिलते हैं, मतलब उन्होंने अपने एरियाज को एक्सपैंड करना स्टार्ट किया। ठीक है जी, अपने एरियाज को काफी बढ़ाएंगे, काफी इन्होंने युद्ध किए इस टाइम पे, बहुत से टेम्पल्स बनाए हैं। तो आप लिखना इस तरह से मेरुवर्मन। इनका टाइम पीरियड बहुत इंपॉर्टेंट है, 680 एडी के आसपास का इनका समय काल हमको देखने के लिए मिलता है। जब हम हिस्ट्री पढ़ते हैं ना, तो वहां पे सभी राजास का टाइम पीरियड मेंशन है, तो हम लोगों को सबका टाइम पीरियड याद करने की जरूरत नहीं है अगर हम और डिस्ट्रिक्ट्स पढ़ें। लेकिन जब हम चंबा पढ़ते हैं तो चंबा में टाइम पीरियड याद करना जरूरी है ना। तो चंबा के लिए हम थोड़ा सा इसको इम्पोर्टेंट मानेंगे यहाँ पे, और जिस जिसका लिखेंगे एटलीस्ट आपने उतना तो याद कर ही लेना है। तो मेरुवर्मन का टाइम पीरियड 680 के आसपास का है। इन्होंने एरियाज को एक्सपैंड करना स्टार्ट किया और मेरुवर्मन की लड़ाई हो जाएगी कुल्लू के साथ। ठीक है जी, सेम पॉइंट हम कुल्लू में पढ़ चुके हैं। कुल्लू में कौन है इस टाइम पे राजा? तो कुल्लू में आपको भी मिलेंगे दत्तेश्वर पाल। हाँ जी, याद आ रहा है आपको? दत्तेश्वर पाल जो हैं ये कहाँ के राजा हैं? कुल्लू के राजा हैं। तो जब मेरुवर्मन ने दत्तेश्वर पाल के साथ लड़ाई लड़ी तो उस लड़ाई का रिजल्ट क्या आता है? जो दत्तेश्वर पाल हैं इनकी डेथ हो जाएगी। ठीक है, दत्तेश्वर पाल की डेथ हो गई। फिर दत्तेश्वर पाल के ना दो बेटे हैं। एक का नाम आएगा अमरपाल और एक का नाम आएगा यहाँ पे शीतलपाल। तो फिर इनके बेटे बोलेंगे कि हम लड़ेंगे लड़ाई। ऐसे कैसे आपने हमारे पिताजी को मार दिया? ऐसे कुछ इनको गुस्सा आएगा, है ना, गुस्सा तो आना ही था। जब दत्तेश्वर पाल की डेथ होती है तो फिर अमरपाल उस लड़ाई को कंटिन्यू करते हैं। अमरपाल बोलेंगे कि मैं तो अमर हूं जी, मैं तो मर ही नहीं सकता हूँ, ठीक है, मेरे साथ आ जाओ लड़ने के लिए, जिसको लड़ना है। तो फिर अमरपाल थोड़ा ओवर कॉन्फिडेंट था, ये अपने नाम को ज्यादा ही सीरियस ले गया ये बंदा। तो फिर अमरपाल जो है इनकी भी डेथ हो जाएगी। ठीक है जी, मेरुवर्मन के साथ लड़ते लड़ते ही अमरपाल की भी हो गई डेथ। उसके बाद जो ये शीतलपाल थे, है ना, शीतलपाल ने बहुत शीतल होके सोचा। शीतल का मतलब क्या होता है? ठंडा, एकदम कूल। तो शीतलपाल ने एकदम कूल माइंड होके सोचा कि भाई लड़के कोई फायदा है नहीं, ठीक है जी, मेरे पिताजी भी नहीं रहे, भाई भी नहीं रहे, ये मेरुवर्मन जो है वो बहुत तगड़ा बंदा है, लड़के फायदा नहीं है, निकल लो यहाँ से। और जो शीतलपाल है कहाँ छिप जाते हैं? ये बुशेस में छिप जाते हैं, है ना। बुश का मतलब हुआ झाड़ी। ऐसे छिपे नहीं थे ये, हम याद रखने के लिए इसको पढ़ रहे हैं इस तरह से, क्योंकि जो शीतलपाल हैं वो भाग जाते हैं। और वो कहाँ भाग गए थे? बुशहर। तो बुश से बन जाएगा बुशहर। ठीक है जी, बुशहर। आपने याद रखना है ये पॉइंट, अभी आप याद रखिएगा, ठीक है। शीतलपाल कहाँ छिप जाते हैं? बुशहर में जाके छिप जाएंगे। और जो कुल्लू है, कुल्लू एकदम खाली हो जाएगा। कुल्लू किसके पास चला जाता है? चंबा के पास। ये देखिए हिमाचल, ये अपना चंबा और यहाँ पे कुल्लू है। तो अभी जो चंबा है उसने कुल्लू के ऊपर अटैक करके रखा है और पूरा कुल्लू वाला एरिया किसके पास चला गया? चंबा के पास। ये शीतलपाल बचे हैं इस परिवार से, कुल्लू के परिवार से, जो कि बुशहर में जाके छिप गए हैं। ठीक है, हम ये मान के चलते हैं। तो आपसे क्वेश्चन किस तरह से पूछते हैं कि कुल्लू चंबा के किस राजा के समय चंबा के कंट्रोल में चला गया था? तो वो राजा आ जाएंगे मेरुवर्मन। ठीक है जी, मेरुवर्मन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट राजा। पॉइंट भी आपके पास से बहुत इंपॉर्टेंट है। तो मेरुवर्मन ने बहुत सारे मंदिर भी बनाए हैं और इनके टाइम पे बहुत इंस्क्रिप्शन भी आपको मिलेंगे। जैसे कि मेरुवर्मन के ना एक फ्यूडेटरी थे, ठीक है, मेरुवर्मन के एक फ्यूडेटरी मिलेंगे आपको। फ्यूडेटरी मतलब सामंत थे इनके टाइम पे, है ना, इनके राज्य के अंडर ये आते थे, मेरुवर्मन को टैक्स वगैरह पे किया करते थे। तो जो मेरुवर्मन के सामंत थे उनका नाम क्या था? उनका नाम आप लिखिएगा आस्था।
आस्था और अशाधा, अशाधा, ठीक है जी। अभी कहीं कहीं पे जो है ये आस्था मेंशन किया गया है, कहीं कहीं पे अशाधा मेंशन किया गया है, तो हमने कंफ्यूज नहीं होना है, ठीक है जी। क्योंकि एचपी में ना आपको बहुत सारे सोर्सेज मिलेंगे, और क्या होता है कि हिंदी की बुक्स अलग हो जाती हैं, इंग्लिश की अलग हैं, थोड़ा स्पेलिंग में चेंज आ जाता है कहीं ना कहीं पे, तो हमने इस चीज में नहीं पढ़ना, इस चक्कर में नहीं पढ़ना कि यही सही है यही गलत है। हमने क्या करना है कि आप उन दोनों चीजों को उठाइए, दोनों चीजों को आप याद रखो, क्योंकि ऑप्शन आपको दोनों ही आएंगे नहीं, है ना। क्योंकि हमको देखना है कि हमारे लिए क्वेश्चन कहाँ से बन रहा है, क्या सही है क्या गलत है, इस लड़ाई में हमको फिलहाल नहीं घुसना है यहाँ पे। तो आपने याद रखना है कि आस्था या अशाधा आपको ये नाम मिल जाएगा, ठीक है। कौन है ये? सामंत है। क्वेश्चन यहाँ पे ये है कि आस्था ने एक इंस्क्रिप्शन बनाया था, कहाँ पे बनाया था? गम प्लेस पे, गम, गम जगह आप याद रखिएगा, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है जी। गम नामक स्थान पे किस राजा के सामंत ने एक इंस्क्रिप्शन बनाया था? तो राजा आ जाएंगे मेरुवर्मन, और सामंत का नाम आ जाएगा आस्था या फिर अशाधा, प्लेस है गम, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। उसके बाद जो मेरुवर्मन है, इन्होंने बहुत से टेम्पल्स बनाए हैं, तो टेम्पल जब बनाया जाएगा तो कोई ना कोई उसमें जो शिल्पी है उनकी जरूरत होगी, है ना। शिल्पी का मतलब हुआ क्राफ्टमैन, तो मेरुवर्मन के चीफ क्राफ्टमैन का आप फिलहाल नाम याद रखिएगा, चीफ क्राफ्टमैन। चीफ क्राफ्टमैन का मतलब हुआ मुख्य शिल्पी, ठीक है जी, मुख्य शिल्पी। इनका नाम है गुग्गा, गुग्गा, ठीक है। अब अगर हम पहली बार ये नाम सुने ना तो हम कंफ्यूज हो जाते हैं फिर कि गुग्गा क्या, क्योंकि जब हम हिमाचल पढ़ेंगे, हिमाचल का जब आप रिलीजन पढ़ते हो तो हिमाचल में गुग्गा की पूजा होती है, ठीक है जी। जो पशु है ना, पशुओं की रक्षा करते हैं, जो गुग्गा है, सांप से बचाते हैं गुग्गा। जो राजस्थान वाला एरिया है ना, तो राजस्थान वाले एरिया में तो इनकी बहुत पूजा होती है, और हिमाचल में भी गुग्गा की पूजा होती है, बहुत ज्यादा पूजा होती है। आपने देखा भी होगा, जैसे गांव गांव में ना वो 2-3 लोग घूमते हैं, ऐसे बहुत एक लंबी सी स्टिक होती है उनके पास, और उसमें अलग अलग तरह के वो दुपट्टे से बंधे होते हैं, और हाथ में होगी थाली, थाली में एक फ्रेम सी होती है, उसमें अगर आप उस फ्रेम को देखोगे ना तो आपको लगेगा कि तो कोई राजा है, राजा की फ्रेम होती है उसमें, और आगे धूप सा जला के रखते हैं वो, और गांव गांव में जगह जगह वो आते हैं, और जो भी आप उनको देना चाहें, है ना, अनाज पैसे जो भी आप दें वो उसको लिखते हैं फिर, तो वो होते हैं गुग्गा। और तो वो एक्चुअली में जो गुग्गा है वो कौन है? वो हमारे पास राजा ही थे, वो राजस्थान के राजा थे, और इनकी भी स्टोरी है कि क्यों इनको पूछते हैं। जो गुग्गा है उनको हिंदू भी पूछते हैं, उनको मुसलमान भी पूछते हैं। क्यों पूछते हैं, इसका बहुत ही एक इंटरेस्टिंग सा वाक्य हम लोग पढ़ेंगे हिमाचल में, जब आप चूड़धार की स्टोरी पढ़ोगे, माता भंगाइणी की आप स्टोरी पढ़ोगे, तो वहां पे हम लोग गुग्गा के बारे में भी जरूर पढ़ेंगे, ठीक है जी। तो ये, बट वो ये नहीं है ना, वो गुग्गा जिनकी हम पूजा करते हैं, और ये गुग्गा एक व्यक्ति का नाम है, ठीक है जी। गुग्गा एक व्यक्ति का नाम है जो कि मेरुवर्मन के टाइम पे मुख्य शिल्पी थे, जिन्होंने मतलब मेनली जिन्होंने वो टेम्पल डिजाइन किया था, बनाया था। तो थोड़ा सा कंफ्यूज आपने नहीं होना, है ना। हम सोचते हैं कौन? गुग्गा व्यक्ति हैं, गुग्गा उनका नाम है। और इनके बारे में ये सुनने में आता है कि जो गुग्गा है ना, उनके सिर्फ एक ही हाथ था, एक हाथ इनके था नहीं, तो एक ही हाथ से इन्होंने सब चीजें डिजाइन की थी, बनाया था, ठीक है, जैसा बोलते हैं। तो हम टेम्पल्स देखते हैं। सबसे पहला और मोस्ट इंपॉर्टेंट मंदिर है मणि महेश, हाँ जी, मणि महेश टेम्पल। तो मणि महेश मंदिर आपको कहाँ देखने के लिए मिलेगा? चंबा में देखने के लिए मिलेगा। किस राजा ने बनाया है? मेरुवर्मन ने बनाया है, और मणि महेश भगवान शिव को समर्पित है, शिखर स्टाइल में ही आपको ये टेम्पल देखने के लिए मिलेगा। और मणि महेश की भी बहुत ही इंटरेस्टिंग सी स्टोरी है ना, हल्के से आपको सुनाती हूँ यहाँ पे। मणि महेश हमको भरमौर वाले एरिया में देखने के लिए मिलेगा, है ना। मान लीजिए ये हमारा चंबा है, और चंबा में जो ये वाला एरिया है ये आपको भरमौर रीजन देखने के लिए मिलेगा, ठीक है जी। ये भरमौर वाला एरिया देखने के लिए मिलेगा आपको। तो भरमौर वाले एरिया की जो देवी हुआ करती थी वो हुआ करती थी भरमायणी माता, अभी भी पूजा होती है भरमायणी माता की, भरमायणी, ठीक है जी, भरमायणी माता। तो भरमायणी माता जो है वो कहाँ की माता हुआ करती थी? भरमौर की, सिंपल है। तो भरमायणी माता का यहाँ पे निवास था।
तो जब शिव भगवान की शादी हुई माँ पार्वती से, तो फिर वो लोग घूम रहे थे, घूमते 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 पहुंच के भरमौर वाले एरिया में। और माता पार्वती को जो है वो भरमौर वाला एरिया बहुत ही पसंद आ गया था, बहुत पसंद, कि हम लोग यहीं पे स्टे करते हैं, रुकते हैं हम लोग यहाँ पे। तो भगवान शिव के साथ उनके बहुत सारे गण भी होते हैं, तो सब लोग थे साथ में, सब लोगों ने डेरा जमा लिया जो भरमौर वाला एरिया है ना। भरमायणी माता ने जब देखा कि भाई मेरे निवास पे तो कोई और है यहाँ पे, तो फिर उन्होंने बोला शिव भगवान को कि ये तो गलत बात है ना, आप जो है वो मेरे स्थान पे इस तरह से कैसे आपके गण रुक सकते हैं। तो फिर शिव भगवान ने बोला कि कोई बात नहीं, हम लोग चले जाएंगे कल, आप टेंशन ना लो। तो भरमायणी माता ने बोला ठीक है कोई बात नहीं। बट नेक्स्ट डे जो है वो कोई भी नहीं गया फिर वहां से। फिर भरमायणी माता ने दोबारा बोला कि भाई क्या बात है। तो फिर जो शिव भगवान है ऐसा बोलते हैं कि उन्होंने बोला भरमायणी माता को कि माता रानी, ये जो जगह है वो आप मुझको दे दो, यहाँ पे जो ये जगह मुझको बहुत पसंद आ गई है, हम यहाँ पे निवास करना चाहते हैं, आप ये जगह मुझको दे दीजिए कृपया करके। तो भरमायणी माता ने बोला ओके, है ना। भगवान जी को क्या बोलना, शिव भगवान ने बोल दिया कि आप यहाँ से जाओ, मेरे को यहाँ पे रहना है। तो भरमायणी माता ने बोला कोई बात नहीं, आप यहाँ पे रह सकते हैं। तो फिर जो ये भरमौर वाला एरिया है ये शिव भगवान ने किससे लिया था, भरमायणी माता से लिया था, ऐसी कहानी है। और जब भरमायणी माता यहाँ से गए ना, खुशी खुशी गए, ऐसा कुछ नहीं था यहाँ से। बट फिर यहाँ से आपको मणि महेश से 6 किलोमीटर के डिस्टेंस पे, ठीक है जी, अभी भी कभी आप जाए वहां पे तो मणि महेश से 6 किलोमीटर के डिस्टेंस पे आपको भरमायणी माता का मंदिर मिलेगा। तो जब माता वहां पे गई ना, तो माता ने बोला कि मेरी बड़ी फेवरेट जगह थी ये जो भरमौर वाला एरिया था, और वो एरिया मेरा रहा नहीं अब, ठीक है, क्योंकि वहां पे तो शिव भगवान आ गए, मैं वहां को कभी देखूंगी नहीं मुड़ के। तो उन्होंने ना अपनी पीठ फेर ली इस तरह से, और उस साइड को उन्होंने कभी देखा ही नहीं। तो अभी भी जो भरमायणी माता का मंदिर है आपको इसी डायरेक्शन में मतलब मिलेगा, कि उस मंदिर की जो पीठ है वो भरमौर वाली साइड को है, ऐसा सुना है। अगर आप लोग गए हैं कभी तो आप जरूर कमेंट करना, बताना, ठीक है जी, कि हाँ ऐसा ही है, मतलब जितना मैंने देखा था। तो कि उनकी पीठ है भरमौर वाली साइड को, वो इसीलिए है क्योंकि पहले वो वहां पे निवास करती थी, फिर वो आगे 6 किलोमीटर के डिस्टेंस पे। बट शिव भगवान ने इनको ये भी बोला कि जो मेरी यात्रा करने के लिए आएगा मणि महेश, वो आपके दर्शन किए बिना वापस नहीं जाएगा। तो जब कभी भी मणि महेश जाते हैं, भरमायणी माता के दर्शन करने ही पड़ते हैं, तभी वो यात्रा जो है वो सफल मानी जाती है, ठीक है जी। तो ये मणि महेश वाली स्टोरी आप याद रखिएगा। इसके बारे में जो एक्स्ट्रा पॉइंट्स हैं जब हम टेम्पल पढ़ेंगे, ठीक है जी, हिमाचल प्रदेश के, वहां पे हम लोग कवर करेंगे। बट ये थोड़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी थी इसलिए हमने डिस्कस कर लिया इसको। मणि महेश के बाद यहाँ पे इन्होंने मंदिर बनाया है लक्षणा देवी मंदिर, ठीक है जी, लक्षणा देवी मंदिर, लक्षणा देवी आप याद रखिए। फिर इन्होंने शक्ति देवी मंदिर बनाया, शक्ति देवी, शक्ति देवी टेम्पल जो है ये छतराड़ी में है, छतराड़ी में है, वेरी इंपॉर्टेंट। हमने 3 देवियां पढ़नी है यहाँ पे जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। लाइट चली गई, वेट, क्लियर ही दिख रहा होगा, है ना, ठीक है। तो शक्ति देवी जो मंदिर है वो किसने बनाया है, शक्ति देवी टेम्पल जो है वो भी बनाया है मेरुवर्मन ने। कहाँ बनाया है, छतराड़ी में बनाया है, इंपॉर्टेंट पॉइंट आएगा ये। इसके अलावा इन्होंने मेरुवर्मन ने गणेश टेम्पल भी बनाया है, गणेश टेम्पल, ठीक है जी। इन्होंने नरसिंह टेम्पल बनाया है, नरसिंह, हालांकि आगे चल के हम अभी किसी और के टाइम पे भी पढ़ेंगे नरसिंह टेम्पल, बट फिर आपने कंफ्यूज नहीं होना वहां पे कि भाई हम क्या आंसर करेंगे इसका। नरसिंह टेम्पल बहुत से राजा बना सकते हैं और बहुत अलग अलग जगह पे बना सकते हैं, तो इन्होंने भी बनाया है। और इन्होंने एक और मंदिर बनाया है जो कि है सूरजमुख टेम्पल, सूरजमुख श्राइन, ठीक है जी, सूरजमुख श्राइन। तो सूरजमुख श्राइन भी आप याद रखिएगा, सूरजमुख श्राइन भी आपने याद रखना है। इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको ये देखने के लिए मिल जाएगा यहाँ पे, ठीक है जी। अब एक क्वेश्चन आपसे यहाँ से पूछते हैं, और वो एक सवाल ये है कि जब भी चंबा के राजा भरमौर आया करते थे तो अपने महल में जाने से पहले उन्हें किस मंदिर में माथा टेकना जो है वो कंपल्सरी हुआ करता था। यही आपके पास ऑप्शन है, ठीक है जी, यही ऑप्शन आएंगे आपके पास। इसी में से आप एक आंसर सोच लीजिए फटाफट से। हाँ जी, क्या लगता है आपको, क्या आंसर होना चाहिए इसका, जो भी आपको लगे। हाँ जी, 1 2 3, ठीक है। अब मैं आंसर बताती हूँ, आंसर आएगा सूरजमुख,
ठीक है जी। सूरजमुख श्राइन जो है वो इसका आंसर है कि ये वहां पे एक कस्टम हुआ करता था कि जब भी चंबा का राजा भरमौर आएगा तो अपने महल में जाने से पहले वो सूरजमुख मंदिर में जरूर जाएगा। तो ये पॉइंट इधर से आपको इम्पोर्टेंट देखने के लिए मिलेगा। सारे ही जो पॉइंट्स हैं हम लोग मेरू वर्मन के टाइम पीरियड पे पढ़ते हैं। आपने सारे पॉइंट इंपॉर्टेंट याद रखने हैं। यहाँ से टाइम पीरियड 680 है, कुल्लू के राजा थे दत्तेश्वर पाल। ये पूरी स्टोरी याद रखिए। हाँ जी, वो कहाँ छिपके बैठा है? बुशहर, क्योंकि अभी आएगा ये, है ना, यहाँ से वापस आएगा तो आपने याद रखना कि बुशहर में था भाई। फिलहाल वो बुशेस में छुपा हुआ। गुग्गा का नाम इम्पोर्टेंट है और मणि महेश्वरी, सारे ही टेम्पल्स इंपॉर्टेंट है। एटलीस्ट आप फिलहाल जो है किस राजा ने मंदिर बनाया है आप इतना याद करते चलिए। ठीक है जी, तो इतना ही पढ़ेंगे आज। यहाँ से आगे जो है हम लोग नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो आपने लाइक जरूर करना है और शेयर आपने जरूर करनी है वीडियो। ठीक है जी, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। ओके, बाय बाय।